जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की, जहां सबसे पहले आपको बिग ब्रेकिंग न्यूज बताएंगे। जहां एक बार फिर जलता दिखाई दे रहा है बांग्लादेश बेक्सिमको के 40,000 कर्मचारी मोहम्मद यूनुस के खिलाफ सड़कों पर भारी प्रदर्शन कर रहे हैं। दोस्तों बताएंगे तोड़ फोड़ आगजनी की बहुत बड़ी खबर। क्या फिर से शेख हसीना के वापसी के मिले हैं बड़े संकेत? क्या है अभी बांग्लादेश से ये सबसे बड़ी खबर जिसने हिलाकर रख दी है मोहम्मद यूनुस की सरकार को? वहीं कश्मीर में धड़ाधड़ 500 लोग क्यों पकड़े गए बताएंगे सबसे पहले। तो वहीं मन चंगा तो कटौती में गंगा, भगवा कपड़ों में महाकुंभ पहुंचे भूटान के राजा, संगम में किया इसे नान। और इधर महाकुंभ मेले में जाने के सवाल पर फारूक अब्दुल्ला ने गंगा जल को बता दिया पानी। जी हाँ दोस्तों, एक से एक बड़ी खबर आपको बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत का निरंतर समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां पर फिर एक बार धुएं के गुब्बार उठने लगे हैं। बांग्लादेश में हिंसा की आग जलती दिखाई दे रही है। बेक्सिमको के 40,000 कर्मचारी मोहम्मद यूनुस के खिलाफ सड़कों पर भारी प्रदर्शन करने के लिए उतर चुके हैं। कई दुकानों और घरों में तोड़ फोड़ की गई है। शेख हसीना के वापसी के मिले हैं बड़े संकेत। दोस्तों जिस प्रकार से मोहम्मद यूनुस ने शेख हसीना की सरकार को गिराने के लिए, तख्ता पलट करवाने के लिए आर्टिफिशियल चाल चली थी, लेकिन अब रियलिटी में ऑर्गेनिकली अब मोहम्मद यूनुस की सरकार गिरने वाली है। जी हाँ, बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमलों के बाद जब दुनिया भर में तीखी आलोचना हुई, तब जाकर यूनुस सरकार को सफाई देने की सुध आई। इस बड़े प्रोटेस्ट को देखने के बाद मोहम्मद यूनुस अब एक अलग ही राग अलापना शुरू कर दिया है, जब उनको पता चल चुका है कि अब पूरी जनता उनके विरुद्ध खड़ी हो चुकी है और अब मोहम्मद यूनुस के पास कोई और रास्ता नहीं है। क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि आप गवर्नमेंट में आ गए, आपने सरकार बना ली, चाहे वो कार्यवाहक सरकार ही क्यों ना हो, लेकिन ना तो बांग्लादेश में अभी तक किसी छात्रों को जॉब मिली है, ना ही गरीबों को कोई सुविधा मिली है, ना कोई रोड बने हैं, ना सड़कें बने हैं, किसी भी प्रकार से कोई कार्य बांग्लादेश में यूनुस के गवर्नमेंट बनने के बाद कुछ भी कार्य हुआ नहीं है। ऐसे में अब जनता की आंखें खुलती नजर आ रही है, जिन्होंने ये भारी मात्रा में प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। और ये प्रोटेस्ट की लपटें जो है वो पूरे बांग्लादेश में फैलती जा रही हैं। आपको बता दें, भारी मात्रा में बेक्सिमको में मोहम्मद यूनुस के घर को चारों ओर से लोगों ने घेर लिया है, जो वाकई में दर्शाता है कि अब पब्लिक में रोष जाग चुकी है और मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट गिरनी निश्चित हो चुकी है। ऐसे में ये बहुत बड़े और पॉजिटिव संकेत है भारत के लिए और शेख हसीना के लिए। ऐसे में लोगों का फिर से एक बार रुझान शेख हसीना की ओर जा सकता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों? अपनी राय देना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेक्सिमको में 16 फैक्ट्रीज को बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से 42,000 वर्कर्स जो है वहां पर अंधेरे के साए में जी रहे हैं। ऐसे में अपने कल्याण के लिए अब इंसाफ की मांग कर रहे हैं। वहीं बता दें, मोहम्मद यूनुस से जुड़ी एक और खबर ये आ रही है कि सांप्रदायिक हिंसा में नहीं गई हिंदुओं की जान। जी हाँ, यूनुस सरकार ने पलट दिया अपना बयान, रच दिया बड़ा प्रोपेगेंडा। दरअसल हाल ही में बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस की प्रेस विंग ने दावा किया है कि बीते 4.5 महीनों में किसी भी व्यक्ति की सांप्रदायिक कारणों से मौत नहीं हुई है। लेकिन इस दावे का दूसरा पहलू भी है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के एक संयुक्त मंच ने आरोप लगाया कि 21 अगस्त से 31 दिसंबर तक 174 सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं दर्ज हुई हैं, जिनमें 23 हिंदू अल्पसंख्यकों की हत्या कर दी गई। इस आरोप के जवाब में यूनुस सरकार ने पुलिस से जांच करवाई और निष्कर्ष निकाला कि किसी भी हत्या में सांप्रदायिक एंगल नहीं है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निंदा हो चुकी है। भारत सहित कई देशों में बांग्लादेशी प्रशासन की चुप्पी पर सवाल उठाए गए हैं। अब जब आलोचना तेज हुई तो यूनुस सरकार सफाई देने मैदान में उतर गई है और हत्याओं को अलग अलग कारणों से जोड़कर इसे सांप्रदायिक हमला मानने से इनकार कर दिया है। दोस्तों कितने अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, खास करके हिंदू समुदाय के लोग मारे गए हैं उस सांप्रदायिक हिंसा में। हम सब ने उसका सबूत देखा है, लाइव वीडियोस देखे हैं जो बांग्लादेश से निकलकर सामने आए थे। हिंदू परिवार के परिवारों को खत्म कर दिया गया है। एक परिवार में 6 मेंबर है तो 6 को फांसी लगा दी गई है, गला दबा दिया गया, इस प्रकार से मौतें हुई हैं। और आज यूनुस सरकार का ये उल्टा बयान कि सांप्रदायिक हिंसा में कोई नहीं मारा गया, वाकई में उनकी झूठी राजनीति को भी दर्शाता है। इस पर आपकी राय तो बनती है दोस्तों। और अगर आप भी मानते हैं कि शेख हसीना की सरकार फिर से खड़ी होनी चाहिए बांग्लादेश में, तो सामने लाइक का बटन है, दबाते हुए कमेंट में शेख हसीना विल बी बैक लिखना मत भूलिएगा। वहीं आपको बता दें अगली बड़ी खबर, जहां कश्मीर में धड़ाधड़ 500 लोग क्यों गए पकड़े, खुफिया इनपुट पर घाटी में अलर्ट पर सेना। जी हां, जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में सोमवार को हुए एक आतंकवादी हमले में एक पूर्व सैन्य कर्मी की मौत हो गई और उनकी पत्नी व एक रिश्तेदार समेत 2 महिलाएं जख्मी हो गई। अधिकारियों ने बताया कि कम से कम 2 आतंकवादियों ने जिले के बेहीबाग इलाके में मंजूर अहमद वागे, उनकी पत्नी और एक रिश्तेदार पर उनके घर
के बाहर गोलियां चलाई। इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर के ऑफशूट आतंकी संगठन टीआरएफ ने लिए। हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 500 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है। कुलगाम आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बल आक्रामक मूड में है। घटना के महज 12 घंटे ही बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने पूरे कश्मीर में रात भर छापेमारी करके संदिग्ध आतंकियों के सहयोगियों और आतंकी गतिविधियों में पहले शामिल रहे लोगों के 500 से ज्यादा साथियों और परिचितों को हिरासत में ले लिया है। सीनियर पुलिस अधिकारी ने कहा कि हमने आतंकवादी नेटवर्क से जुड़े लोगों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए घाटी में बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू की है। इस तरह के किसी भी अन्य हमले को रोकने और कल से हमलावरों को पकड़ने के लिए 500 से ज्यादा संदिग्धों को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया है। दोस्तों वहीं बता दें, भगवा कपड़ों में महाकुंभ पहुंचे भूटान के राजा, संगम में क्या स्नान। जी हां, भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक आज प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचे। उन्होंने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। इस दौरान उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी थे। सीएम योगी जी ने खुद भूटान किंग के साथ डुबकी लगाते हुए तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। तस्वीरों में सीएम योगी के साथ भूटान किंग भी पूरी तरह भगवा रंग में नजर आए। योगी आदित्यनाथ जी ने प्रयागराज को तीर्थ स्थलों का राजा बताने वाले एक संस्कृत श्लोक के साथ लिखा है कि महाकुंभ 2025 प्रयागराज में आज भूटान के महामहिम नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक जी ने पवित्र त्रिवेणी संगम में पावन स्नान करके पुण्य प्राप्त किया। भूटान किंग ने मां गंगा की पूजा अर्चना भी की। उन्होंने अक्षय वट और लेटे हनुमान जी का दर्शन और पूजन भी किया। इसके बाद उन्होंने प्रयागराज में डिजिटल महाकुंभ अनुभूति केंद्र का भ्रमण करके महाकुंभ के दिव्य भव्य और डिजिटल स्वरूप का अवलोकन भी किया। दोस्तों वहीं लखनऊ स्थित राजभवन में भूटान के राजा के सम्मान में एक रात्रि भोज का भी आयोजन किया गया है। इसमें भूटान के प्रतिनिधि मंडल, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख अधिकारी और विशिष्ट अतिथियों ने हिस्सा लिया है। वहीं बता दें, एक तरफ जहां विदेशों के महामहिम राजा महाराजा भारत में आकर के प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर डुबकी लगा रहे हैं, तो दूसरी ओर भारत के ही रहने वाले लोग भारत के मां गंगा को एक नॉर्मल पानी बता रहे हैं। जी हां, महाकुंभ मेले में जाने के सवाल पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि मेरा खुदा जो है वो पानी में नहीं है। जी हां, जम्मू और कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि इंडिया गठबंधन अच्छी चल रही है। इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में जाने को लेकर भी कहा कि वो घर में ही नहाते हैं। खास बात है कि वो विपक्षी गठबंधन के काम करने के तरीकों पर सवाल उठाते रहे हैं। इंडिया गठबंधन को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस बहुत अच्छी चल रही है और भविष्य में चलेगी। जब उनसे पूछा गया कि क्या आप महाकुंभ में जाएंगे, तो उन्होंने कहा मैं तो घर में नहाता हूँ, मेरा खुदा जो है पानी में नहीं है। मेरा खुदा ना मंदिर में है, ना मस्जिद में है, ना गुरुद्वारे में है। मेरा खुदा मेरे दिल में है। तो दोस्तों ये बयान रहा फारूक अब्दुल्ला का। अपना सवाल फारूक अब्दुल्ला से यही है कि आप बेशक ना मंदिर जाइए, ना मस्जिद जाइए, ना गुरुद्वारे में जाइए, कहीं भी मत जाइए, आप घर में ही रहिए। लेकिन जिन लोगों की श्रद्धा प्रयागराज में जाकर के माँ गंगा में स्नान करने की है, कृपया करके आप उनके लिए तो नेगेटिविटी ना ही फैलाएं। जिनकी श्रद्धा है वो जरूर जाएंगे। आप अपनी बात को अलग तरीके से भी बता सकते हैं। इस पर दोस्तों आपकी क्या निजी राय होने वाली, अवश्य कमेंट में लिखकर बताइएगा। तो वहीं बता दें, जेल के अंदर बैठे बैठे इमरान खान ने कर दिया बड़ा खेला। पाकिस्तानी आर्मी चीफ को लिख दिया खत। शहबाज शरीफ सरकार के महकमे में मच गया तहलका। जी हां, पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ बोले तो पीटीआई के संस्थापक इमरान खान की ओर से सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर को लिखे गए पत्र को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। राणा सनाउल्लाह जो कि प्रधानमंत्री के सार्वजनिक और राजनीतिक मामलों पर सलाहकार हैं, उन्होंने इस पत्र की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि इमरान खान का मकसद सेना और जनता के बीच विभाजन पैदा करना है। इमरान खान ने जेल से 6 सूत्रीय पत्र सेना प्रमुख को भेजा, जिसमें उन्होंने चुनावी धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और न्यायिक स्वतंत्रता जैसे मुद्दों पर सवाल उठाए। खान ने पत्र में पीटीआई कार्यकर्ताओं पर आतंकवाद के आरोप और बल प्रयोग की आलोचना की और सेना प्रमुख से नीतियों में बदलाव की मांग की। राणा सनाउल्लाह ने इमरान खान के इस पत्र की वैधता पर सवाल उठाते हुए कह दिया, ये पत्र कहां से आ रहे हैं? यदि इमरान खान राजनीतिक संघर्ष में शामिल होना चाहते हैं तो उन्हें संसद में ऐसा करना चाहिए। हाल ही में इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में 3 न्यायाधीशों के तबादले ने भी कानूनी बिरादरी में बहस छेड़ दी है। पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश याहा अफरीदी ने इन तबादलों को संवैधानिक और सकारात्मक कदम बताया, लेकिन इस फैसले की आलोचना भी हुई। तो उधर चीन का ऑपरेशन इस्लाम तालिबान को अपना बनाने के लिए ड्रैगन की नई चाल, जिससे भारत अमेरिका हैरान। दोस्तों अफगानिस्तान में चीन का ऑपरेशन इस्लाम जारी है। क्या है चीन का ऑपरेशन इस्लाम, आपको बता दें। उससे पहले बता दें कि अब एक चीनी इंजीनियर ने अफगानिस्तान में स्थानीय मौलवी के जरिए इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है। अफगानिस्तान में अब तक 1 दर्जन से भी ज्यादा चीनी नागरिक इस्लाम धर्म स्वीकार कर चुके हैं। इनमें से कुछ महिलाएं चीनी इंटेलिजेंस की मेंबर भी हैं। अफगानिस्तान तालिबान को धीरे धीरे अपने प्रभाव में लाने के लिए चीन के खुफिया ऑपरेशन का हिस्सा है। इसी ऑपरेशन के तहत अफगानिस्तान के बदख्शां प्रांत में पिछले कुछ महीनों से काम कर रहे एक चीनी इंजीनियर ने स्थानीय मस्जिद में
आकर इस्लाम धर्म कबूल करने की इच्छा जताई। दिलचस्प बात यह है कि ये इंजीनियर अफगानिस्तान में चीन द्वारा चलाए जा रहे कथित विकास कार्यों के लिए यहाँ आया हुआ था। दोस्तों, प्राप्त जानकारी के मुताबिक जो चीनी नागरिक वहाँ इस्लाम धर्म कबूल कर रहे हैं वो एक से ज्यादा शादियां भी कर रहे हैं। इस ऑपरेशन इस्लाम का मकसद ये है कि बड़े पैमाने पर चीनी नागरिक अफगान में स्थानीय पकड़ मजबूत करके तालिबान सरकार में पूरी तरह से घुसपैठ कर लें। इससे चीन को तालिबान की हर कदम की जानकारी मिलती रहे। चीन के खुफिया विभाग की इस हरकत से भारत और अमेरिका भी हैरान है। पहली नजर में इन देशों को लग रहा है कि चीन जिन मुस्लिमों पर अपने देश में जुर्म ढाता है उसी मुस्लिमों के प्रति अफगानिस्तान में वो प्रेम कर रहा है। जी हाँ, यानी कि आप कह सकते हैं कि चीनी नागरिकों को इस्लाम धर्म कबूल करवा करके तालिबान में घुसपैठ करवा रहा है जिनपिंग, ताकि तालिबानियों और अफगानिस्तान की सारी इंफॉर्मेशन अपने पास हासिल कर सके जिनपिंग। जी हाँ, आप समझ सकते हैं आज अगर ये चीनी इस्लाम कबूल कर रहे हैं तो कल को उनका मकसद पूरा होने के बाद फिर से वो इस्लाम को छोड़ भी तो सकते हैं। ऐसे में ये एक तरीके से जरिए का काम कर रहा है जिनपिंग के आदेश पर। वहीं आपको बता दें, पाकिस्तान और चीन को टक्कर देने के लिए हिंद महासागर में बड़ी पनडुब्बियों की रेस भारत ने तैयार किया। यह प्लान दोस्तों, भारतीय नौसेना अपनी तीसरी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी INS अरिदमन को इस साल के अंत तक शामिल करने जा रही है। यह कदम ऐसे समय में उठाया जा रहा है जब हिंद महासागर में चीन और पाकिस्तान तेजी से अपनी नौसेना शक्ति बढ़ा रहे हैं। भारतीय नौसेना पहले ही INS अरिहंत और INS अरिघात जैसी 2 परमाणु पनडुब्बियों को शामिल कर चुकी है। चीन की PLA नेवी अब दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना बन चुकी है और वो अपनी सबमरीन शक्ति बढ़ाने के लिए भारी निवेश कर रहा है। चीन के पास इस समय 6 परमाणु ऊर्जा से चलने वाली सबमरीन, 6 अटैक परमाणु पनडुब्बी और 48 AIP तकनीक से लैस डीजल पनडुब्बियां हैं। ये पनडुब्बियां कई दिनों तक पानी में रह सकती हैं और चीन की योजना है कि साल 2035 तक वो अपनी सबमरीन की संख्या को 80 तक ले जाएगा। भारत की तीसरी परमाणु पनडुब्बी INS अरिदमन का ट्रायल पिछले 3 साल से चल रहा है और इसे इस साल के अंत तक भारतीय नौसेना में शामिल कर ही लिया जाएगा। हालांकि भारत की पहली अटैक परमाणु पनडुब्बी 2036 तक और दूसरी 2038 तक नेवी में शामिल हो जाएगी। वहीं बता दें, कराची ढाका में 10 साल बाद शुरू होंगी सीधी फ्लाइट। यूनुस सरकार ने पाकिस्तानी एयरलाइन को दे दी इजाजत। जी हां, बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने कराची ढाका के बीच सीधी उड़ानों के लिए पाकिस्तान की निजी एयरलाइंस को मंजूरी दे दी है। इससे 1 दशक बाद बांग्लादेश पाकिस्तान के 2 बड़े शहरों के बीच हवाई संपर्क बहाल हो जाएगा। बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिश्ते बीते कुछ महीनों से तेजी से बेहतर हुए हैं। ये फैसला भी इसी कड़ी में एक कदम है। बांग्लादेश की पूर्व PM शेख हसीना की सरकार बीते साल अगस्त में भारी विरोध प्रदर्शन के बाद गिर गई थी, जिसके बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की कमान संभाल रहे मोहम्मद यूनुस का जोर पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने पर है। हालांकि हमें नहीं लगता कि ये ज्यादा दिन चलने वाला है, फिर बांग्लादेश घूमकर भारत की ओर ही आएगा। तो वहीं आपको बता दें, भारतीयों को इस एयरपोर्ट पर छोड़कर जाएगा अमेरिकी विमान। कुछ तो आते ही होंगे गिरफ्तार। जी हाँ, अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे 205 भारतीयों को लेकर चला विमान बुधवार को अमृतसर पहुंचेगा। अमेरिकी सेना का C-17 प्लेन श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुबह 9 बजे लैंड करेगा। इन 205 भारतीयों को पहले राउंड में अमेरिका से भेजा जा रहा है। इनके बाद भी सैकड़ों अन्य लोगों को वापस लाने की तैयारी है। अमेरिकी सैन्य विमान C-17 सैन एंटोनियो से अमृतसर के लिए रवाना हो चुका है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक करीब 5000 भारतीयों को पहले राउंड में भारत भेजने की तैयारी है। कुल 18,000 अवैध प्रवासियों को अमेरिका में चिन्हित किया गया है। इन लोगों को वापस भेजा जा रहा है और जिनके दस्तावेज नहीं है उन्हें ग्वांतानामो बे जेल जैसी खतरनाक स्थानों पर रखा जाएगा। अमृतसर एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद इन सभी 205 भारतीयों के कागजात चेक किए जाएंगे। इस काम में पूरा दिन लगेगा। क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जाएगा ताकि एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार किया जा सके, क्योंकि इनमें कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो भारत में अपराध करके अमेरिका भाग गए हों। माना जा रहा है कि करीब 20 ऐसे गैंगस्टर हैं जो अमेरिका में बैठकर पंजाब में गैंग चला रहे थे या फिर अपराधों को अंजाम देकर भाग निकले थे। अब पंजाब पुलिस को अमेरिका के एक्शन से उम्मीद जगी है। ये लोग डंकी रूट से अमेरिका पहुंचे थे और अब दस्तावेज न पाए जाने पर अमेरिका चुन चुन कर वापस भेज रहा है। तो उधर आपको बता दें, गूगल भी जांच के दायरे में आ चुका है। चीन ने दिया ट्रंप को जवाब, कई अमेरिकी उत्पादों पर लगा दिया जवाबी टैरिफ। जी हां, अमेरिका की ओर से जारी टैरिफ वार पर अब चीन ने भी अपनी चाल चल दी है। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने मंगलवार को ऐलान किया है कि वो अमेरिका के खिलाफ कई उत्पादों पर जवाबी शुल्क लगा रहा है। मंत्रालय ने कहा है कि वो कोयला, तरलीकृत प्राकृतिक गैस उत्पादों पर 15% शुल्क लागू करेगा। साथ ही कच्चे तेल, कृषि मशीनरी, बड़ी कारों पर 10% शुल्क लगाया जाएगा। साथ ही चाइना ने अमेरिकी सर्च इंजन गूगल की जांच सहित अन्य व्यापार संबंधित उपायों की भी घोषणा की है। तो उधर बता दें, चीन का खौफ, बीजिंग दौरे पर रवाना हुए पाकिस्तानी राष्ट्रपति जरदारी। CPEC और बलूच हमले पर ड्रैगन ने कसा शिकंजा। जी हां, पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी 5 दिन के चीनी दौरे पर जा रहे हैं। चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के निमंत्रण पर जरदारी का यह दौरा मंगलवार से शुरू हो रहा है। वो 4 फरवरी से 8 फरवरी तक चीन में ही रहेंगे और कई अहम बैठकें करेंगे। जरदारी का यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब पाकिस्तान में अपने प्रोजेक्ट और
नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चीन ने कड़ा रुख दिखाया है। बीते कुछ समय में पाकिस्तान में चीनी नागरिकों और परियोजनाओं को निशाना बनाकर हमले किए गए हैं। बीते साल अक्टूबर में कराची में 2 चीनी नागरिकों को मार डाला गया था। इससे पहले मार्च में 5 चीनी कामगारों की जान ले ली गई थी। चीनियों की सुरक्षा के मुद्दे ने दोनों देशों के बीच तनाव को बढ़ा दिया है। तो वहीं आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप को सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन की धमकी, कहा हम तुम्हें मारने आ रहे हैं। इससे एक दिन पहले ही अमेरिका ने बरसाए थे बम। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जान से मारने की धमकी मिली है। आतंकवादी संगठन ISI ने यह धमकी दी है। एक दिन पहले ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स पर एक पोस्ट में आतंकवादियों को चेतावनी दी थी कि हम तुम्हें ढूंढ लेंगे। इस पर आतंकवादी संगठन ने कहा है कि तुम कौन होते हो हमारा शिकार करने वाले, हम तुम्हें मारने आ रहे हैं। आतंकवादी संगठन की यह धमकी तब आई है जब डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश के बाद सोमवार को ही ISIS के कई आतंकवादी मारे गए। इसमें ISIS के लिए प्लानिंग करने वाला कुख्यात आतंकवादी कमांडर भी शामिल था। तो वहीं आपको बता दें, सनातन धर्म के खिलाफ ली गई सुपारी महाकुंभ भगदड़ पर अखिलेश के एक वार पर सीएम योगी का करारा जवाब। दोस्तों, महाकुंभ में भगदड़ और मौतों को लेकर विपक्ष, खासकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयानों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मंगलवार को खूब बरसे। अखिलेश यादव के एक वार पर पलटवार किया। सीएम योगी जी ने यहां तक कह दिया कि सनातन धर्म के खिलाफ सुपारी लेकर झूठ फैलाया जा रहा है। अखिलेश यादव और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने जबरदस्त हमला किया। अखिलेश यादव ने सरकार पर भगदड़ के बाद हुई मौतों का आंकड़ा छिपाने, शाही स्नान की परंपरा तोड़ने, बिना स्नान की महाकुंभ में लाखों लोगों के लौटने जैसे आरोप लगाए थे। इन आरोपों का सीएम योगी ने एक करके जवाब दिया। योगी जी ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान न केवल इनके सनातन विरोधी चरित्र को उजागर करता है, बल्कि इनकी उस गिद्ध दृष्टि की ओर भी सभी का ध्यान आकर्षित करता है जो लगातार महाकुंभ को लेकर पहले दिन से दुष्प्रचार कर रहे हैं। उनका ये बयान न केवल सनातन धर्म पर प्रहार है, बल्कि निंदनीय भी है और शर्मनाक भी है। वहीं बता दें, ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबा के वीडियो को कमेंट सेक्शन में जय हिंद कहते हुए वीडियो को दोस्तों, भाइयों में, साथियों, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। मिलता है अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।